कहानी शुरू होती है अमरपुर गांव से, जहां हर सुबह मेहनत की नई उम्मीद लेकर आती थी। लोग एक दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ते थे। उसी गांव में एक अमरपुरी ढाबा था, जिसका मालिक टिंकू तूफानी था। टिंकू तूफानी का ढाबा लोगों को बहुत पसंद था। उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोगों को टिंकू तूफानी के नौकर के हाथ का खाना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, जब टिंकू तूफानी का नौकर गबरू मार्केट से मटन लेने जाता है। तभी टिंकू तूफानी के ढाबे पर एक आदमी आता है और टिंकू तूफानी से कहता है, अरे टिंकू तूफानी, सुना है तुम मटन बहुत महंगा बेचते हो। भला तुम इतना महंगा मटन क्यों देते हो? महंगा मटन कहाँ है भाई? 600 रुपए किलो मटन आता है और मैं तुम्हें 120 रुपए प्लेट दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। और तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मेरा ढाबा है, मैं जैसे चाहूँ जितने का चाहूँ बेचूंगा, तुझे उससे क्या? है टिंकू तूफानी, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो तुम्हारे यहाँ काम लेने आया था। मुझे मटन बहुत अच्छे से बनाना आता है। कहो तो तुम्हारे यहाँ काम पर लग जाऊं? नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहले से ही एक आदमी काम करता है। टिंकू तूफानी, सोचो मैं तुम्हारा खूब मुनाफा करवा सकता हूँ। मैं तुमसे पगार भी कम ही लूंगा। तुम जितना अपने नौकर को देते हो उसका आधा ही दे देना। ठीक है, इससे तो मेरे काफी पैसे बच जाएंगे। पर हाँ, तुम मटन अच्छा ही बनाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तभी से टिंकू तूफानी अपने ढाबे पर उस नए नौकर को काम दे दिया। और जब मार्केट से गबरू वापस आता है, तो उस नए आदमी को देखकर टिंकू तूफानी से कहता है, सेठ जी, ये आदमी कौन है और ये मटन क्यों बना रहा है? गबरू, ये मेरा नया नौकर है। आज से यही यहाँ काम करेगा। तो तुम आज से यहाँ काम करने मत आना, अपना कहीं और काम देख लेना। पर सेठ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। भला इस नए आदमी को तुम कैसे रख सकते हो? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे काम पर रखना चाहिए और किसे नहीं। मेरा ढाबा है, यहाँ का फैसला मैं करता हूँ, और तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के आदमी का यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा, सेठ अब तक मेरी वजह से इतना मुनाफा कमा रहे थे और आज मेरे ही पीछे मुझे लात मार रहे हो। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो सेठ जी हमारे साथ। चल चल, अब ये इमोशनल अत्याचार कहीं और करना, यहाँ नहीं। अब मेरे धंधे का समय हो रहा है, मुझे वो करने दे। और जो मटन लेकर आया है उसे घर जाकर खा लेना, मेरी तरफ से पार्टी समझकर। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और घर पहुँचते ही वो अपनी बीवी से कहता है, सुनो, तुम घर में जितने पैसे हैं मुझे दे दो। अब तो मैं इस टिंकू तूफानी को छोड़ूंगा नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुम तो वहाँ काम करते थे ना, और इतने पैसों का क्या करोगे? आज सेठ ने मुझे धोखा दिया है और ठुकरा के अब सेठ मेरा इंतकाम देखेगा। जो दिल में भरा है उस जहर को भुगतेगा, और मेरे गम को, मेरी आह के कहर को। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर दिक्कत क्या हो गई? कब से एक ही सवाल पूछ रही हूँ, पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने सेठ के यहाँ इतने सालों से काम किया, लेकिन आज सेठ ने अपने अमरपुरी ढाबे पर किसी और को काम दे दिया। अब मैं उस सेठ को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ, अपना काम शुरू करके, ताकि उसे पता चले कि उसने किस सोने को अपने हाथों से गवा दिया है। अच्छा ठीक है, फिर इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अभी तुम खाना खाकर आराम कर लो। तभी गबरू अंदर से आग का गोला बन जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। अगले दिन टिंकू तूफानी का नया नौकर मटन की दुकान पर मटन लेने जाता है और मटन वाले से कहता है, सुनो भाई, मुझे जल्दी से 400 रुपए किलो वाला मटन दे दो। तुम कौन सी दुनिया से आए हो भैया? भला 400 रुपए वाला कौन सा मटन मिलता है? मटन तो 600 रुपए किलो है। अरे भैया, मैं बाजू वाले गांव में जाता था, वहाँ पिंकू करके एक आदमी था, वो तो मुझे 400 रुपए किलो मटन देता था। तुम 600 रुपए क्यों दे रहे हो? भैया, हमारे यहाँ एकदम ताजा मटन मिलता है, और वो पिंकू तुम्हें बासी और सड़ा हुआ मटन देता होगा। ऊपर से मटन भी कम देता होगा, पीछे से जरूर घपला करता होगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, मुझे भी तुम्हारा कल वाला मटन दे दो, और मुझे भी कम मटन देना, पूरा 1 किलो मत देना। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मुझे ये मत कहना कि कैसा मटन दिया था। हाँ ठीक है, आप मटन दो।
तभी वो एक दिन पुराना मटन लेकर वहाँ से जाने लगता है और मटन बनाकर बेचना शुरू कर देता है। वो मटन बेचना शुरू ही किया था, तभी वहाँ एक आदमी चमचमाती गाड़ी में आता है और नेपाली से कहता है, सुनो भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे ढाबे का मटन सबको बहुत ही पसंद है। गांव वाले यहाँ खूब मटन खाने आते हैं, क्या ये सच है? हाँ भाई, मेरे यहाँ का मटन बहुत फेमस है। मेरे हाथों में जादू है, जादू। ऐसा मटन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने मटन की इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी मटन है सारा का सारा मुझे पार्सल कर दो। आज मेरे घर में पार्टी रखी है तो मैंने सोचा है सबको मटन खिलाऊं। ये आदमी तो मुझे शक्ल से बहुत ही अमीर लग रहा है, ऊपर से इसके पास 4 चक्के वाली गाड़ी भी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे मटन 50 रुपए ज्यादा बताता हूँ। हाँ भैया, जरूर, मैं अभी आपको देता हूँ, पर हमारे यहाँ एक प्लेट मटन 200 रुपए का है। आपको इतना चल जाएगा ना? अरे हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस अपना सारा मटन मुझे दे दो और थोड़ा जल्दी करना। मेरी बीवी मार्केट से आए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा। तभी नेपाली उसे सारा मटन दे देता है और वो सेठ सारा मटन अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है। अब नेपाली खुशी से झूमने लगता है कि आज तो दुकान खोलते ही उसने सारा मटन बेच दिया और साथ ही हर प्लेट पर 50 रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। दूसरी तरफ उसी सेठ की बीवी जो मटन लेकर घर गया, वो अपनी सहेली के साथ गबरू के ठेले पर आती है और कहती है, सुनो भैया, मुझे और मेरी सहेली को पानी पूरी दे दो। तुम्हारे यहाँ की पूरी तो बहुत ही बड़ी बड़ी दिख रही है, क्या ये बाहुबली पूरी है? दीदी, ये बाहुबली पूरी नहीं, ये भटूरे हैं। और मैं यहाँ पानी पूरी नहीं, चिकन भटूरा बेच रहा हूँ। अगर आपको चिकन भटूरा खाना है तो बताओ। तुम बताओ, क्या तुम चिकन भटूरा खाओगी? सोच रही हूँ खा लेती हूँ। अभी तो हम मार्केट से दूर आ गए, हमें यहाँ पानी पूरी तो मिले भी नहीं और भूख भी लगी है, तो चलो यही खा लेते। अच्छा ठीक है, पर थोड़ा संभल के खाना। ज्यादा खा लोगी तो आज रात को मेरे घर पार्टी में नहीं आ पाओगी। तभी गबरू दोनों को चिकन भटूरे खाने को दे देता है। दोनों लोग मजे से चिकन भटूरे खाती हैं और फिर कहती हैं, भैया तुम्हारे यहाँ का चिकन भटूरा तो बहुत ही मस्त है। अगर आज मेरे पति मुझसे पूछकर पार्टी देते तो मैं तुम्हारे यहाँ के भटूरे ही सबको खिलाती, पर अब जाने दो। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं और गबरू भी अपना भटूरा बेचना शुरू कर देता है। इसके बाद गांव के कई लोग खाने आने लगते हैं। दूसरी तरफ ढाबे पर टिंकू तूफानी आता है और सब खत्म हुआ देखकर कहता है, वाह रे नेपाली, तेरे हाथों में तो जादू है। तुझे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तूने पूरा मटन दिन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आज तो लगता है धंधा खूब अच्छा हुआ है। टिंकू तूफानी जी, यही तो मेरी खासियत है। कभी कभी ऐसा जादू कर देता हूँ कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए तो लोग मुझे नेपाली कहते हैं, क्योंकि नेपाल में हमेशा ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, अब अपनी इतनी भी तारीफ मत करो। कल से बस ऐसा ही धंधा हो, ऐसी दुआ करो। पर सेठ जी, मैंने सुना है कि गबरू ने भी चिकन का ठेला लगाया है और कुछ चिकन भटूरे करके बेच रहा है। हम उसका क्या करें? भला हमें उससे क्या लेना देना? हमारा धंधा अच्छा चल रहा है तो हम उसके पीछे क्यों जाएं? हम अपना धंधा देखते हैं, वो अपना 2 कौड़ी का ठेला देखे। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह मोना सेठ के घर में हंगामा शुरू था। अजी सुनते हो, आपने कहाँ से मटन मंगवाया था? सुबह से मेरी कितनी सहेलियों का फोन आ गया, सब मुझसे यही कह रही हैं कि किसी का पेट खराब हो गया, किसी ने कल मटन खाकर उल्टी कर दी, बहुत बुरा और सड़ा हुआ मटन था। फोन सिर्फ तुम्हें नहीं आ रहा, फोन तो मुझे भी आ रहा है और मुझे साथ ही बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है। मुझे लगा था ढाबे का मटन सबको बहुत ही पसंद आएगा, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो अब यहाँ बैठे बैठे मुझ पर गुस्सा निकालोगे या उस ढाबे वाले पर जाकर गुस्सा निकालोगे? अभी के अभी उसके ढाबे पर जाओ और जितने पैसे तुमने उसे दिए हैं वो पैसे लेकर आओ और साथ ही उसे अच्छी खासी बातें सुनाकर आना। हाँ, तुम चिंता मत करो, आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना,
उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मोना सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में ढाबे पर जाता है। ढाबे पर टिंकू तूफानी खड़ा होता है और उसके साथ उसका नौकर भी होता है। तभी मोना सेठ उन लोगों से कहता है, सुनो तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस दो। कल मैंने तुमसे सारा मटन खरीदा था और सारा मटन सड़ा हुआ और बासी निकला। अरे ओ, थोड़ा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा मेरा है, यहाँ चिल्लाओ मत। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर रिफंड नहीं मिलता। एक बार तुमने कुछ खा लिया या खरीद लिया, उसके बाद 1 रुपया भी वापस नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे 1 भी रुपया वापस नहीं कर रहे हो तो मैं अभी के अभी जाता हूँ और तुम लोगों का कुछ जुगाड़ करता हूँ। तभी मोना सेठ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद गांव के 2 आदमी ढाबे के सामने से जा रहे होते हैं। आओ आओ, टिंकू तूफानी का मटन खाओ। अरे नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे यहाँ मटन नहीं खाएंगे। हमने सुना है कि तुम सड़ा हुआ और बासी मटन खिलाते हो और फिर पैसा भी वापस नहीं करते। एक आदमी हमारे गांव में ये बात फैला गया है, इसलिए हम तो तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। इतना कहकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और टिंकू तूफानी गुस्से में अपने नौकर से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से तू मटन लाया, कैसा मटन बनाया जिसकी वजह से मेरे पूरे ढाबे का नाम खराब हो गया। सालों से मैंने ये नाम कमाया था। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। आज के आज जितना मटन है सब बेच देना। अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर टिंकू तूफानी भी वहाँ से चला जाता है और उसका नौकर अब चिंता में खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है, एक काम करता हूँ, शाम तक इंतजार करता हूँ। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं सारा मटन कहीं जाके फेंक दूंगा और उसके बाद सेठ को जो कल मैंने मुनाफा कमाया था उसमें से पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ गबरू के ठेले पर वही सेठ आता है जो ढाबे से मटन पार्सल लेकर गया था और गबरू से कहता है, क्या तुम ही गबरू हो जिसका चिकन भटूरा पूरे गांव में बहुत फेमस है? मेरी बीवी ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छा चिकन भटूरा बनाते हो। अच्छा, आप मोना सेठ हैं क्या? आपकी चमचमाती गाड़ी कहाँ है? मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कल ही आपकी बीवी आई थी मेरे यहाँ चिकन भटूरे खाने। हाँ, असल में मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सुबह से मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसमें पेट्रोल खत्म हो गया और अब पेट्रोल भरवाने के लिए मुझे शहर जाना होगा, पर अभी मुझे उतना टाइम नहीं है। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा चिकन भटूरा एकदम अच्छा तो है ना? क्योंकि मुझे अपने घर में एक बड़ी सी पार्टी करवानी है और मुझे तुम्हारा सारा चिकन चाहिए। मोना सेठ, आप चिंता मत कीजिए। मेरा चिकन एकदम हाई क्वालिटी का है, एकदम सोने जैसा सुंदर और स्वादिष्ट। मैं आपको अभी सारा चिकन पैक करके देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे चिकन पैक करके दे दो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें पैसे कल ही दूंगा। अगर ये चिकन अच्छा होगा तभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं मोना सेठ, आप मुझे अपनी पार्टी होने के बाद ही पैसे देना। तभी मोना सेठ सारा चिकन भटूरा खरीद कर वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीजें पीछे खड़ा टिंकू तूफानी देख लेता है और मन में सोचता है, ये तो वही सेठ है जो मेरे ढाबे पर आया था। आज मेरा सारा मुनाफा रह गया, सब उस नेपाली की वजह से। अभी दुकान पर जाता हूँ और देखता हूँ उसने सारा मटन बेचा कि नहीं। अगर नहीं बेचा होगा तो आज उसकी खैर नहीं। तभी टिंकू तूफानी अपने ढाबे पर जाता है। तभी वो देखता है कि नेपाली सारा मटन बेच चुका था, जबकि नेपाली तो सारा मटन फेंक चुका था। क्या बात है नेपाली, आज तूने सारा मटन कैसे बेच लिया? सुबह तो गांव वाले बहुत शिकायत कर रहे थे कि कोई यहाँ नहीं खाएगा, कोई यहाँ नहीं खाएगा। कहीं तूने सारा मटन फेंक तो नहीं दिया? अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? भला मैं मटन फेंकूंगा क्यों? और अगर मैंने मटन फेंक दिया होता तो मैं तुम्हें आज पैसे कहां से दे पाता? आज जितना मुनाफा हुआ है वो सारा मुनाफा मैं तुम्हें देता हूँ। तुम वही देख लेना तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तूने सारा मटन बेच दिया है तब तो मुझे तेरी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं। अब मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ कि तू मेरा ढाबा खूब अच्छे से चलाएगा और खूब आगे बढ़ाएगा। चलो अब ढाबा बंद करके घर चलते हैं। सेठ जी, आप घर जाइए, मुझे अभी बाजार से कुछ काम है, तो मैं पहले वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर घर पर जल्दी जाना, जल्दी सो जाना और कल जल्दी ढाबे पर भी आ जाना।
अब तो कल मुझे मुनाफा कमाना ही पड़ेगा। मेरा सारा पैसा भी खत्म हो गया है। अब एक काम करता हूँ, गांव वालों को चिकन भटूरे बहुत पसंद है, तो एक काम करता हूँ, गबरू के पास जाता हूँ और कल का उसका सारा चिकन भटूरा खरीद लेता हूँ। फिर चिकन भटूरा बेचकर सारा मुनाफा कमा लेता हूँ। तभी नेपाली इतना सोचकर गबरू के ठेले पर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में ही गबरू दिख जाता है और वो गबरू से कहता है, अरे गबरू भाई, तुम तो मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे जरूरी काम था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से वो टिंकू तूफानी ने मुझे ढाबे से निकाल दिया था। वैसे मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था। आज तुम्हारी वजह से मैं एक नौकर की तरह काम ना करके एक बिजनेस की तरह काम कर रहा हूँ और अपनी मेहनत से अपना कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। बताओ क्या काम है तुम्हें? गबरू भाई, मुझे तुम्हारा चिकन भटूरा चाहिए था। कल मैंने घर में पार्टी रखी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबको चिकन भटूरा खिलाऊं। मटन चिकन खाकर सबका मन भर गया है। लगता है लक्ष्मी जी मुझसे बहुत खुश है। आज ही मुझे एक सेठ का ऑफर आया था, उसने भी मेरा सारा भटूरा और चिकन खरीद लिया और कल तुम भी मेरा सारा चिकन भटूरा खरीद लोगे। चलो ठीक है, तो तुम सुबह सुबह ही मुझसे सारा चिकन भटूरा लेकर चले जाना। इतना कहकर गबरू वहां से चला जाता है और नेपाली अपने शातिर दिमाग में हंस रहा होता है। अब आएगा ना मजा बेटा, तुझसे सस्ते में चिकन भटूरे खरीद कर अपने ढाबे पर महंगे में बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। यहाँ नेपाली अपनी चाल चल चुका था और दूसरी तरफ टिंकू तूफानी सेठ गबरू के घर जाकर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। उसने गबरू के चिकन में जाकर बदबू वाली और पेट दर्द वाली दवाई मिला दी, फिर वहां से दबे पांव भाग गया। अगले दिन नेपाली वही चिकन जिसमें टिंकू तूफानी ने केमिकल मिलाया था, वो गबरू से खरीदकर अपने ढाबे पर बेचना शुरू कर देता है। तभी वहां एक आदमी आता है और नेपाली से कहता है, सुनो भाई, मुझे जल्दी से खाने को कुछ दे दो। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ मटन चावल बहुत अच्छा मिलता है। मुझे एक प्लेट मटन चावल दे दो। भैया, हम कल तक मटन चावल बेचते थे, लेकिन आज से हमने चिकन भटूरे बेचना शुरू किया है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम चिकन भटूरे ट्राई करो, ये भी खाने में बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अच्छा होगा तभी मुझे देना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खराब खाने का मन नहीं है। अगर खराब हुआ तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अरे तुम धमकी किसको दे रहे हो? ये जरा देख कर बात करो, क्योंकि मैं हूं नेपाली और मैं करता हूं अपनी मनमानी। अगर मेरा दिमाग खिसका तो मैं तुम्हें खिसका दूंगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो पहले ये सीख लो कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, और अब मुझे जल्दी से खाने को दे दो। तभी नेपाली उसे चिकन भटूरा खाने को दे देता है। वो आदमी चिकन भटूरा खाता है और खाने के बाद गुस्से में कहता है, ये क्या खिला दिया बे मुझे तूने? ये तो खराब चिकन है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे एकदम स्वादिष्ट चिकन खिलाना, पर तुझे शायद एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे वो भाई, जरा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा तुम्हारे पापा जी का नहीं है, समझे कि नहीं? ये ढाबा जिसका भी हो, तू यहीं रुक। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, फिर देखता हूँ तू मेरे सामने कैसे ऊंची आवाज में बात करता है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद पुलिस की वर्दी में वहां आ जाता है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। अब वो नेपाली से कहता है, अब तू बोल कर दिखा कि तू क्या बोल रहा था। एक तो सड़ा हुआ माल बेचता है, ऊपर से कस्टमर से ऊंची आवाज में बात करता है। चल, तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ और तुझे दिखाता हूँ कि ऊंची आवाज में कैसे बात करते हैं। अरे अरे सर जी, आप तो पुलिस वाले निकले। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप पुलिस वाले हैं। पर आप मुझे जेल में क्यों लेके जाना चाहते हैं? मैंने तो ये चिकन भटूरा नहीं बनाया। ये चिकन भटूरा तो मैंने गबरू करके एक आदमी है, उससे खरीदा है। अच्छा ठीक है, फिर तू मुझे गबरू के पास लेकर चल। तभी दोनों लोग गबरू के ठेले की तरफ जाने लगते हैं और गबरू के ठेले पर पहुंचकर कहते हैं, क्या तू ही गबरू है जिसने आज इसे सुबह सुबह चिकन बेचा है? तुझे मैं जेल में लेकर जाने आया हूँ। पर सर जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भला चिकन भटूरा बेचने में भी मुझे जेल हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता था। बेटा, ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगता है तू सड़ा हुआ चिकन बेच देगा और मेरी नजरों से बच जाएगा?
बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई उससे बच नहीं पाता। पर सर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसको सड़ा हुआ चिकन भटूरा बेटा? मैं तो चिकन भटूरा एकदम ताजा बनाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज सुबह सुबह मोना सेठ ने मेरे यहाँ से चिकन लेके गए हैं। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। आज उनके यहाँ भंडारा है, इसीलिए वो कल भी और आज भी दोनों दिन मेरे यहाँ से चिकन भटूरे लेके गए हैं। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं अकेला वहां जाऊंगा, चिकन भटूरा खाकर आऊंगा। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे गबरू तू, नेपाली तू और तेरा मालिक टिंकू तूफानी सब एक साथ चाहिए। कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और घर के कपड़ों में मोना सेठ के यहाँ पार्टी में चिकन भटूरे खाने लग जाता है। चिकन भटूरे खाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। ये चिकन भटूरे में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ढाबे वाला चिकन खराब कैसे हुआ? मैं किसे जेल में डालूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? तभी पुलिस वाला ढाबे पर आता है और ढाबे पर आकर देखता है कि वो तीनों लोग वहीं खड़े हैं। तभी वो तीनों से कहता है, सुनो तुम लोग, मुझे तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किसे जेल में डालूं। अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे कि चिकन कैसे खराब हुआ तो मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा और तुम्हें 1 महीने की सजा देकर छोड़ दूंगा। सर जी, इतना सोचिए मत। मुझे तो लगता है इस चिकन वाले ने ही कुछ गड़बड़ की है। ये मुझसे जलता है क्योंकि मैंने इसका काम छीन लिया था। आप इसे जेल में डाल दीजिए। नेपाली, ये तू क्या कह रहा है? भूल गया कि कल मैंने तुझे धन्यवाद कहा था, क्योंकि तेरी वजह से ही मैंने अपना खुद का धंधा शुरू किया और अब मैं खुद की मेहनत से कमाता हूँ और खाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, तुम सब यहाँ से जाए। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिलता मैं तुम में से किसी को जेल में नहीं डाल रहा, लेकिन अगर मुझे सच पता चल गया तो तुम्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी पुलिस वाले के पीछे से एक आदमी आता है। ये आदमी वही था जिसने कल टिंकू तूफानी को गबरू के घर से निकलते हुए देखा था। तभी वो आदमी कहता है, क्या बात है टिंकू तूफानी, आज पुलिस वाले के साथ क्या कर रहे हो? कल गबरू के घर से बाहर निकल रहे थे और आज पुलिस वाले के साथ हो। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने कल टिंकू तूफानी सेठ को गबरू के घर से निकलते हुए देखा था? हाँ सर जी, कल जब मैं टहलने निकला था तभी मैंने देखा था कि टिंकू तूफानी सेठ गबरू के घर में घुसे थे और गबरू के घर से दबे पांव निकल रहे थे। गबरू, तू मुझे बता, क्या टिंकू तूफानी तेरे घर आया था क्या? तुझे पता है टिंकू तूफानी सेठ वहां क्या कर रहा था? सर जी, मुझे नहीं पता कि टिंकू तूफानी मेरे घर आए थे। मैंने तो टिंकू तूफानी को अपने घर आते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब मैं समझ गया कि सारी फसाद की जड़ कौन है। टिंकू तूफानी। अब तू क्या कहेगा? अब तो सारे सबूत भी तेरे खिलाफ हैं। अब कौन सी चाल चलेगा तू? सर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर तुम में से कोई गुनहगार है तो अभी सामने आओ और सच बता दो, पर तूने सच नहीं बताया। अब तू मेरे साथ चलेगा जेल में और पीसेगा चक्की, पीसता चल मेरे साथ। तभी पुलिस वाला टिंकू तूफानी को ले जाकर जेल में डाल देता है। और फिर उस दिन के बाद से गबरू भी अपना चिकन भटूरा खूब मजे से बेचता है, क्योंकि अब तो उसके यहाँ और भी लोग खाने आते हैं। गबरू को फायदा हो जाता है और टिंकू तूफानी जेल की चक्की पिसता है।